बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to 7 के सोल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियोस लेक्चर्स देख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इस सिस्टम को हमने 4 मेथड से सॉल्व करना सीखा, जो आपकी बुक में लिखा है, डिफाइन किया गया है। देयर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व दिस सिस्टम। नंबर 1 इज गॉस एलिमिनेशन मेथड या एचेलॉन फॉर्म मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हमने इस मेथड से फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम का गॉस जॉर्डन मेथड और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन फाइंड आउट किया। देन क्वेश्चन नंबर 5 का क्रैमर रूल और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसमें हमने इन्वर्शन मेथड की मदद से सोल्यूशन फाइंड आउट किया। ठीक है, ये 4 मेथड्स हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो लिंक्ड करेगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ ही। ठीक है, लेकिन उसमें हमें लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्राइटेरिया। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर सिस्टम यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखे, यहां पर मैंने लिखा है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, द सिस्टम हैज यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर 2 तरह के सॉल्यूशन हमें मिलें सिस्टम के अंदर, या यूनिक मिल सकता है या इनफाइनाइट मिल सकता है, तो वो हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। ये उसकी कंडीशंस है, ये आगे जाके डिस्कस करते हैं, ये एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। दूसरा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होता है हमारे पास, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वो सिस्टम का सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे, जब भी हम सॉल्व करते हो हमें 3 चांस है हमारे पास। ठीक है, या तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है, या तो नो सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर यूनिक और इनफाइनाइट मिले उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करे और सॉल्यूशन ना मिले उस नॉन होमोजेनियस सिस्टम का, तो उसे हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो स्टेटमेंट गिवन है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम, यानी जो मेरे पास सिस्टम गिवन है यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहां पर 3 केसेस को लेकर चलना पड़ेगा। अगर वो नो सॉल्यूशन रखे तो तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अगर यूनिक सॉल्यूशन रखे तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, और लास्ट में अगर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रखे तो तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। यानी हमें 3 केसेस लेकर चलने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले जब मुझे ये चीज कंडीशंस चेक करनी है कि नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इस सिस्टम को मैंने किस मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि हमने 4 मेथड्स पढ़े हैं, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्रैमर रूल और इन्वर्शन मेथड। ठीक है, जब भी आपको कंसिस्टेंटी क्राइटेरिया पूछा जाए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में गिवन हो, तब आपने गॉस एलिमिनेशन या रिड्यूस गॉस जॉर्डन मेथड, एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म यानी फर्स्ट और सेकंड मेथड की मदद से चेकआउट करना है। ठीक है, ये हम क्रैमर रूल और इन्वर्शन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, जब भी आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को डिस्कस करना है तो हमें या तो फर्स्ट मेथड यूज करना पड़ेगा या तो सेकंड मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं फर्स्ट मेथड को यूज करूंगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर उस सिस्टम को हम एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एचेलॉन फॉर्म क्या होती है डिस्कस करते हैं साथ साथ ही क्वेश्चंस के अंदर। ये मेरे पास एक सिस्टम गिवन है, इससे पहले मुझे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। लेट कर लेते हैं ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स, सिर्फ नंबर्स। तो मेरे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा ऊपर सिस्टम का, पहले मैं एक्स के कोफिशिएंट्स लिखूंगा, इधर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 3 और 4 आ जाएगा। वाई के कोफिशिएंट्स 2 -1 और यहां पर क्या आ जाएगा 1, और इधर क्या है -3 5 लैम्डा स्क्वायर -14। ठीक है, लेकिन राइट साइड वाले नंबर्स भी लिखने। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो सिस्टम के नंबर्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, वो सारे के सारे लिखने होते हैं। जो राइट साइड में मेरे पास नंबर्स हैं दैट इज 4 2 लैम्डा +2, इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। जब भी आपने
गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना, मींस पूरे सिस्टम को कोएफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये लिख दिए। अब मुझे इस मेथड को यूज करना है, मींस एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। जब एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो तो ये लीडिंग एंट्री है, इस लीडिंग एंट्री के ये टर्म्स को मुझे जीरो बनाता है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। उसके बाद ये लीडिंग एंट्री यूज करेंगे, इस टर्म को जीरो बनाएंगे। यानी मुझे काम क्या करना है एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मुझे इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, देन इसको जीरो बनाना है। अगर ये 3 जीरो मुझे मिल जाएं तो मेरा मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हम बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस की मदद से ही इसे सॉल्व करेंगे। रो ऑपरेशंस हम काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लीडिंग एंट्री है और मुझे इससे जीरो बनाना है। पहले ये R2 की लीडिंग एंट्री है, पहले इसको वैसे लिख लेते हैं 1 2 -3 और ये मेरे पास आ जाएगा 4। R1 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि मुझे इसको और इसको जीरो बनाना है। तो रो ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे, तो बाय, यानी इसको जीरो बनाना है R2 की एंट्री को, R2 इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो -3 टाइम्स R1। तो ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R2 के अंदर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करना है इस रो ऑपरेशंस की मदद से, R2 में जो चेंज नई R2 बनेगी इस ऑपरेशन से बनेगी। पहले मैं R2 की ये सारी की सारी वैल्यूज लिख रहा हूं, 3 -1 5 2, ये R2 की तमाम वैल्यूज लिख ली, माइनस 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 3 3 3 3 इनटू R1 की एंट्री के 1, R1 की नेक्स्ट एंट्री के 2 -3 और 4। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा -7 और जब इसको सॉल्व करेंगे 9 और ये आ जाएगा 14। ये बनेगा मेरे पास 12 -10 के इक्वलेंट। तो ये मेरे पास R2 की जो नेक्स्ट एंट्रीज बनेंगे, न्यू एंट्रीज, वो ये बनेगी। तो ये क्या आ जाएंगी 0 -7 14 और -10 के इक्वलेंट। ये टर्म्स को मैंने 0 बना दिया इस लीडिंग एंट्री की मदद से। अब मुझे इसको 0 बनाना है 4 को। ये किसकी लीडिंग एंट्री है, R3 की। ये रफ वर्क था, इसे सेपरेटली नोट कर लीजिएगा। अब मुझे इसको 0 बनाना है R3 को, R3 माइनस, यानी इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना पड़ेगा, 4 इंटू R1। तो ये चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। अब मैं पहले R3 की वैल्यूज लेबल कर रहा हूं यहां पे, जो ये थी प्रीवियस रो के अंदर सॉरी प्रीवियस मैट्रिक्स के अंदर, 4 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 14 माइनस माइनस सॉरी ये भी था लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा, 4 ये चीज़ आ जाएगी और 4 मल्टीपल में सारे के सारे। R1 की फर्स्ट एंट्री 1 फिर 2 फिर -3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर तो बनेगा 0, इसका आंसर आ जाएगा -7 के इक्विवेलेंट। जब इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा लैम्डा स्क्वायर, ये बनेगा 12 + 12 तो ये आ जाएगा -2 के इक्विवेलेंट। जब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा लैम्डा 16 और ये आ जाएगा लैम्डा -14। तो ये मेरे पास R3 के अंदर ये चेंज आएगा। क्या टर्म्स बनती है मेरे पास, 0 -7 और ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -2 और लैम्डा -14। तो इस लीडिंग एंट्री की मदद से मैंने ये दोनों टर्म्स 0 बना दी। अब मुझे इससे 0 बनाना तो मेरा मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशंस के बारे में। चले, अब मुझे इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, ये और ये लीडिंग एंट्री, इसके नीचे वाली टर्म 0 बनानी होती है। ये अपोजिट साइन है, अगर इसको इसमें से माइनस कर दें 7 -7 तो ये 0 बन जाएगा। डायरेक्ट क्या करना है हमने, R3 -R2 करेंगे तो ये टर्म्स मुझे 0 मिलेगी। तो नेक्स्ट ए भी जो आ जाएगा मेरे पास, दैट इज R1 की वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी मेरे पास और ये आ जाएगा 4। R2 की वैल्यूज भी वैसे आ जाएंगी क्योंकि अब लीडिंग एंट्री इसको यूज करें, जो लीडिंग एंट्री यूज करें वो रो वैसे ही लिखी जाती है -10 के इक्वल। ठीक है, अब मुझे रो ऑपरेशन जो यूज करना है न्यू R3 इसमें से इसको माइनस करना है -R2। तो चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। अब R3 की ये वैल्यूज लिख रहे हैं, R3 की ये वैल्यूज लिखते हैं। ये क्या मेरे पास 0 -7 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -14 माइनस 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 माइनस
ये 0, नेक्स्ट एंट्री -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, नेक्स्ट एंट्री क्या 14 -14, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 के इक्वलेंट। तो ये 0, ये भी 0, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -16, और ये हो जाएगा लैम्डा -4 के इक्वलेंट। तो ये मेरे पास न्यू एंट्रीज बनती हैं R3 की। R3 की न्यू एंट्रीज क्या आ जाएंगी मेरे पास सॉल्व करने से? तो ये बनेगा 0, जब ये 0 बनेगा तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -16, और इधर क्या आ जाएगा लैम्डा -4 के इक्वलेंट। ये मेरे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये मेरे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था इस लीडिंग एंट्री की मदद से ये 2 टर्म 0 बनानी है, वो मैंने बना ली। उसके बाद इस लीडिंग एंट्री की मदद से मुझे ये टर्म 0 बनानी, ये बना ली। ये मेरे पास 0 आ चुकी है, ये एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब 1 बाय 1 हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी इन कंडीशंस की मदद से। वो कहते हैं अगर सिस्टम नो सोल्यूशन रखे तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अगर सिस्टम यूनिक सोल्यूशन रखे तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अगर सिस्टम इनफाइनाइट सोल्यूशन रखे तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहले हम चेकआउट करते हैं आगे हमने क्या करना है एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन को यूज करते हुए हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास 2 केस है, अगर यूनिक हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, अगर सिस्टम मेरे पास इनफाइनाइट हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। यहां पर मेरे पास रैंक यूज हो रहा है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। रैंक से मुराद कहते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। जो मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो रोज होती है, अगर कोई रोज 0 आ जाए तो वो रैंक के अंदर नहीं आती। तो जब मैंने एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, ये भी रो 0 नहीं है, ये पूरी रो 0 नहीं है, ये पूरी की पूरी रो 0 नहीं है। इस वक्त ये मेरे पास रैंक ऑफ ए इसका 3 है, सॉरी रैंक ऑफ ए भी मेरे पास 3 है, कोई भी रो मेरे पास 0 नहीं है। लेकिन मुझे लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है इन कंडीशन को यूज करते हुए। लेकिन उससे पहले कहा किसके लिए चेक करना है, फॉर नो सोल्यूशन। अगर ये सिस्टम सोल्यूशन ना रखे, सोल्यूशन ना रखने से क्या मुराद है कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी। चलिए इसको चेक करते हैं। पहले नो सोल्यूशन के लिए लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए हमें इनकंसिस्टेंट मीन द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी होगा, तब मेरे पास सिस्टम क्या होगा, नो सोल्यूशन रखेगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अब कैसे लेके चलना है, ये मेरे पास यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास ए की एंट्रीज होती हैं डॉटेड लाइन से पहले, और पूरे मैट्रिक्स की जो एंट्री होगी मेरे पास दैट इज ए बी। इसको मार्क कर लीजिए यहां पर। अब कहता है कि रैंक ऑफ ए लेस देन होगा तो रैंक ऑफ बी से, तब मेरे पास नो सोल्यूशन रखेगा। अब इससे मुराद क्या है, अगर मेरे पास ये रो भी 0 नहीं है, ये रो भी 0 नहीं है, ये रो भी 0 नहीं है, इट्स मीन अगर ए बी मेरे पास क्या है 3, उसका रैंक क्या है 3। अगर इसे मैं 0 अज्यूम नहीं करता पूरी रो को, तो मेरे पास ए बी का जो रैंक है दैट इज 3। आगे कहता है ए का रैंक लेस देन होना चाहिए, मींस ये लेस देन होगा। लेस देन से मुराद या तो 2 आ जाए या 1 आ जाए, या 2 आ जाए या 1 आ जाए। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास रैंक ऑफ ए 2 होना चाहिए और रैंक ऑफ बी क्या होना चाहिए 3। इससे मुराद क्या लेंगे हम, ये मेरे पास जो टर्म होगी, अगर ये 0 ना हो और ये 0 हो जाए इस स्टेटमेंट के मुताबिक, अगर ये 0 अज्यूम कर लें तो ए की ये रो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ए का जो रैंक बनेगा 2 बनेगा, ये भी नॉन जीरो होगी, ये भी क्या होगी नॉन जीरो के इक्विवेलेंट होगी। अगर इस कंडीशन के मुताबिक अगर मैं इसे 0 और इसे नॉट इक्वल टू 0 अज्यूम करूंगा, तब मेरे पास रैंक ऑफ ए लेस देन आएगा रैंक ऑफ ए बी। तो इट्स मीन क्योंकि मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और नो सोल्यूशन से मुराद क्या है, इसे नॉट 0 रखें और इसे 0 रखते हैं। जब इसको 0 रखेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन के मुताबिक ये 0 रखना है और ये 0 नहीं रखना। इसको सॉल्व करते हैं। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 4, इसको भी जहन में रखना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, +-4। इसको सॉल्व किया तो +-4 मिलती है, लेकिन यहां पर हमने मेंशन किया कि लैम्डा 4 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास रैंक ऑफ ए 2 होगा, रैंक ऑफ बी 3 होगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती नो सोल्यूशन की। तो इट्स मीन, तो मेरे पास जो हैंस सोल्यूशन बनेगा जस्ट नो सोल्यूशन के लिए लैम्डा की जो वैल्यू होगी जस्ट -4 होगी।
-4 होगा तब मेरे पास ये सिस्टम सोल्यूशन नहीं रखेगा, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें चेकआउट भी कर सकते हैं आप। अब आगे आते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास, यूनिक सोल्यूशन की। नेक्स्ट है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, चेकआउट करते हैं। यूनिक सोल्यूशन के लिए मेरे पास ये लिखा है रैंक ऑफ ए इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ए बी इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी तीनों सेम होना चाहिए। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी, ए बी सॉरी, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स मींस अननोन, ये तीनों सेम होंगे तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब वेरिएबल्स मेरे पास कितने हैं, 1 2 और 3, मीन समझ लीजिए मेरे पास 3 है। अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, इट्स मीन ये भी 3 होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। रैंक ऑफ ए भी 3 होना चाहिए, रैंक ऑफ ए बी भी 3 होना चाहिए। तो यहां पर कब 3 होगा रैंक ऑफ ए बी, जब ये पूरी रो ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर ना हो तब मेरे पास ए बी का रैंक 3 होगा। अगर मुझे ए का रैंक भी 3 बनाना है तो इट्स मीन इसको भी नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा इसके अंदर। ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो, ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो, तब मुझे यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, क्योंकि वेरिएबल्स 1 2 3 है और मेरे पास रैंक ऑफ ए भी 3 होना चाहिए, रैंक ऑफ ए भी 3 होना चाहिए और रैंक ऑफ ए बी भी 3 होना चाहिए, तब वो कंडीशन यूनिक की सेटिस्फाइड करती है। तो इस केस के अंदर ना ही लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 रखेंगे और ना ही लैम्डा -4 इज इक्वल टू 16। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। दिस सिस्टम हैज नो दिस सिस्टम डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी यूनिक सॉल्यूशन। ये इस कंडीशन के मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखेगा। अब हम लास्ट चेक करते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है जी, उसकी कंडीशन भी चेक करते हैं जी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो तब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए क्या कंडीशन है जी, हमारे पास रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मींस रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 1 2 3 है, ये तो 3 है, तो इट्स मीन ये मेरे पास आइदर 2 होगा या 1 होगा। इस केस के अंदर 2 कैसे बनेगा, अगर इसको भी मैं 0 एज्यूम कर लूं और इसे भी मैं क्या कर लूं, 0 एज्यूम कर लूं, दोनों को 0 एज्यूम करेंगे तब मेरे पास ए का रैंक भी 2 बनेगा, बी का रैंक भी क्या बनेगा, 2 बनेगा, तब वो नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन होगा, क्योंकि अननोन मेरे पास 3 है तो रैंक मुझे उससे छोटा मिलना चाहिए। छोटा तब मिलेगा जब ये भी 0 होगा और ये टर्म्स भी क्या होगी, 0 होगा। तो इट्स मीन तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 ये भी 0 होगा और लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास क्या बनता है 16 और ये क्या आ जाएगा +4। जब इसको सॉल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू ये क्या आ जाएगी 4 के इक्विवेलेंट। अगर +4 और -4 हो तब मुझे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर मैंने यहां पर अज्यूम किया था अगर -4 होगा तो सॉल्यूशन नहीं रखेगा। ये पॉइंट को जरा क्लियर करना आपने। जब इसको सॉल्व किया तो +4 भी आ रहा है और -4 भी आ रहा है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दोनों केस में अगर इसमें मैं इस इक्वेशन के अंदर +4 भी रखूं -4 भी रखूं, जैसे मेरे पास अगर मैं -4 रखता हूं तो -4 का आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये तो 0 नहीं बनेगा -4 के लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था इस कंडीशन के लिए ये भी 0 होना पड़ेगा, ये भी 0 होना पड़ेगा। जब दोनों 0 होंगी तब आपके लिए वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। तो इट्स मीन यहां पर जो -4 होगा, क्योंकि -4 रखने से हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन से मुराद हमें चाहिए जस्ट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इंप्लाइज ये आ जाएगा हमारे पास जस्ट 4 होगा तो तब मेरे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा, बिकॉज इज नॉट इक्वल टू -1 एज इन केस 1। केस 1 के अंदर हमने चेक किया था कि लैम्डा की वैल्यू -4 हो तो नो सॉल्यूशन रखता है। ठीक है, तो यही कंडीशंस है हमारे पास चेक करने के लिए। आपकी जो बुक में आंसर दिया वो आंसर ठीक नहीं है। -4 के लिए सॉल्यूशन नहीं रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और +4 के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा ये सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 का हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये मेरे पास
नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, वो कहता है आपने प्रूफ करना है कि जो सिस्टम गिवन है इज इनकंसिस्टेंट है और हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। इनकंसिस्टेंट से मुराद क्या है? इनकंसिस्टेंट से मुराद है द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, या इन अदर वर्ड्स रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी। पहले मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा इनकंसिस्टेंट की हमने करना क्या है, फिर उसी के मुताबिक इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इनकंसिस्टेंट की जो एग्जांपल होती है हमारे पास 1 2 3 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर 4 0 5 6 7 0 0 0 8, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है इनकंसिस्टेंट की आफ्टर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। इसको हमने एचेलॉन फॉर्म के अंदर जब कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास इनकंसिस्टेंट की एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, क्या कहता है कंडीशन कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन होना चाहिए रैंक ऑफ ए बी। हमें मालूम है कि जो कंप्लीट मैट्रिक्स है, ये टोटल मैट्रिक्स, ये ए बी की फॉर्म में होता है और ये इतना पार्ट हमारे पास ये ए है और कंप्लीट मेरे पास क्या है ए बी। अब ए का जो रैंक बनता है, रैंक से मुराद है नॉन जीरो रोज, यानी ये रो भी जीरो नहीं है, ये रो भी जीरो नहीं है, लेकिन ये रो जीरो है, इसका रैंक ऑफ ए क्या बनेगा, इतने पार्ट का 2 बनेगा। अगर कंप्लीट बात करें, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं पूरी रो, ये भी पूरी रो जीरो नहीं, तो इसका रैंक क्या आएगा 3 आएगा। रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ बी, ये एग्जांपल है इनकंसिस्टेंट की, इसको आपने याद रखना है। यानी ये नंबर जीरो होने चाहिए सारे के सारे इस फॉर्म के अंदर, ये टर्म सारी की सारी जीरो और ये पूरी रो जीरो होनी चाहिए, ये पार्ट डॉटेड लाइन से पहले। अगर ये पूरी रो जीरो हो तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है उस मैट्रिक्स का। ये एग्जांपल है, हमने इस मैट्रिक्स को इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ये मेरे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशंस गिवन है, पहले हम एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे फिर आगे इसका प्रूफ करेंगे। कैसे लेके चलना है उसको एग्जांपल को मार्क कर लीजिए। सबसे पहले हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है, लेट ए बी से मुराद है जस्ट कोफिशिएंट्स लिखने, ये आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा -1 और ये क्या आ जाएगा 3, और डॉटेड लाइन में मेरे पास क्या आएगा इधर अल्फा राइट साइड पे, इधर आ जाएगा 3 1 -5 बीटा -5 21 और गैमा। अब देखिए ये मेरे पास इस मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर इसे मैं एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो इनकंसिस्टेंट के लिए ये जीरोस होने चाहिए। अगर ये जीरोस होंगे तो हमारे पास वो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। कोशिश करनी कि हमने ये जीरो बनाने की कोशिश करनी है। चलो स्टार्ट करें। कैसे स्टार्ट करेंगे, इस लीडिंग एंट्री की मदद से ये टर्म जीरो बनानी है, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। लेकिन ये लीडिंग एंट्री 1 नहीं, 1 हो तो हमें जीरो बनाना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो पहले मैं इसे 2 पे डिवाइड करूंगा R1 को, लीडिंग एंट्री 1 बनाने के लिए। तो ए बी ये आ जाएगा, R1 को मैं डिवाइड करूंगा 2 के साथ, 1/2 R1, तो चेंज इन R1 आ जाएगा। R1 की एंट्री ये आ जाएगी 1, 2 पे डिवाइड किया -1/2, 2 पे डिवाइड किया तो 3/2, और राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा α/2 आ जाएगा। ये चीज ये वैसे की वैसे आ जाएंगे 3 1 -5 21 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इधर आ जाएगा बीटा और इधर आ जाएगा गैमा। अब ये लीडिंग एंट्री 1 बन चुकी है, यानी लीडिंग एंट्री के नीचे ये दो टर्म्स मुझे जीरो बनाने की कोशिश करनी है। पहले मैं इस टर्म को जीरो बनाता हूं, ए बी। ये कैसे जीरो बनेगी, इसको जब मैंने जीरो बनाना है तो बाय ये कौन सी रो है R2, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, तो -3 टाइम्स R1, तो चेंज किस में आ जाएगा R2 के अंदर। R1 की वैल्यूज वैसे की वैसे आती है, उसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। R2 की एंट्रीज कितनी है 3 1 -5 बीटा आ जाएगा, माइनस सॉरी यहां पर नहीं माइनस 3 3 3 3। R1 की पहली वैल्यू क्या है 1, नेक्स्ट वैल्यू -1/2, नेक्स्ट वैल्यू 3/2, नेक्स्ट वैल्यू α/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 मिलेगी, R2 की न्यू एंट्री। इसको जब सोल्व करेंगे आ जाएगा 5/2, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये देखिए -19/2, और जब इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा मेरे पास 3α+2 बीटा। एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिएगा ये, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो R2 की न्यू एंट्री ये बनती है। तो R1 वैसे ही आ जाएगा 1
-1/2, 3/2, और राइट साइड पे जो नंबर्स बनेंगे मेरे पास, ये तो 0 हो जाएगा, R2 की न्यू एंट्रीज 5/2 -19/2 आ जाएगा, ये α/2 वैसे ही है। इसमें क्या चेंज आ रहा है मेरे पास, 19/2 के बाद आ जाएगा -3α + 2β / 2 बनेगा ये मेरे पास, ठीक है। अब इसी तरह ये 0 बना ली, अब मुझे इसे 0 बनाना है। अब ये कैसे 0 बनेगी मेरे पास, ये रफ सॉल्यूशन है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। अब मुझे इसे 0 बनाना है, ये R3 है, R3 एक और ऑपरेशन यूज करेंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, क्योंकि -5 है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो +5R1, तो चेंज इन R3। अब R3 की एंट्रीज क्या है मेरे पास, -5 -2 और लास्ट 21, और लास्ट में गैमा +5 और R1 की एंट्रीज क्या है मेरे पास, 1 -1/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2, यहां पर आ जाएगा 3/2 R1 की एंट्रीज। तो फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे α/2 के साथ, तो ये मेरे पास बनेगी 0, ये आती है मेरे पास 0, ये 2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5 + 5 × 1/2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आती है -15/2 वैल्यू बनती है। उसके बाद ये 42 में ऐड किया तो 57/2 आएगी मेरे पास वैल्यू, ये वैल्यू बनती है। उसके बाद मेरे पास जो टर्म्स बचेंगी वो आ जाएंगी, इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2γ + 5α / 2 आ जाएगा। अब R3 की न्यू एंट्रीज क्या आ रही हैं, 0 -15/2 और 57/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 5α + 2γ / 2 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखिए लीडिंग एंट्री की ये दो नीचे टर्म 0 बन चुकी है। अब मैंने इस तरफ मूव करना है, इस लीडिंग एंट्री की मदद से इसको 0 बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर इधर सिंपल नंबर हो तो मेरे लिए लीडिंग एंट्री बनाना बहुत अच्छा जी। चले जी, अगर इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 15/2 है, इधर क्या 5/2, अगर 5/2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या बनता है, 15/2, यानी अगर इस रो को हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 3 के साथ, और इसमें ऐड कर दें तो ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि मुझे इस नंबर को 0 बनाना है। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये टर्म 0 मिल जाएगी हमें, ठीक है। इधर लेके चलते हैं हम बाय AB नेक्स्ट, AB, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर, R1 वैसे की वैसी, R2 भी वैसे की वैसी ही लिख लेते हैं, 0 -1/2 3/2 और इधर आ जाएगा α/2, क्योंकि मुझे R3 में इसको 0 बनाना है, जस्ट R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये वैसे की वैसे आ जाएगी 0 5/2 -19/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक। उसके बाद -3α + 2β / 2, लास्ट वाली टर्म मुझे इसे 0 बनाना है, मींस जो मैंने ऑपरेशन यूज करना है R3 पर अप्लाई करना है, जो ऑपरेशन यूज करेंगे इधर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा R3 में R3 को 0 बनाना है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, किसको, R2 को, प्लस 3R2, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तब मुझे ये वैल्यू 0 मिलेगी। अब इस रो ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि स्पेस मेरे पास नहीं है, मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा, R3 + 3 × R2, R3 की वैल्यूज क्या मेरे पास 0 -15/2 नेक्स्ट एंट्री क्या 57/2 और लास्ट एंट्री क्या मेरे पास 5α + 2γ / 2 प्लस 3 × +3 × +3 ×
3 टाइम्स, और यहां पर मल्टीपल में क्या आएंगी R2 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो पहले आ जाएगी 0 फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री क्या 5/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -19/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बनता है -3 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 2 बीटा। यहां पर देखें जरा आप, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 0, 3 5 15/2 माइनस और माइनस पॉजिटिव, ये भी कैंसर। 3 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 प्लस माइनस माइनस, तो ये भी कैंसर, ये भी क्या हो जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम क्या बनेगा मेरे पास 2 आएगा, तो इधर आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 2 गैमा 9 अल्फा प्लस 6 बीटा। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2, यानी लास्ट टर्म्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसको आपने लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर लेना है, तो इसमें से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन आगे -2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 के साथ कैंसिल होगा, तो मेरे पास जो टर्म बचेगी यहां पर, बाकी टर्म तो सारी R3 की न्यू एंट्री 0 0 0, यानी ये R3 की एंट्री सारी की सारी क्या हो जाएंगी 0, एक्सेप्ट इसका आंसर क्या आया मेरे पास, ये 2 के साथ कैंसिल होने के बाद मेरे पास जो आंसर बनेगा इसका -2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गैमा होल डिवाइडेड बाय 2 के इक्विवेलेंट है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई लास्ट उस रो ऑपरेशन को अप्लाई करने से। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था इनकंसिस्टेंट से मुराद क्या है, ये ए है और ये ए बी है, इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 3 है। इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन है रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ बी, यानी ये इनकंसिस्टेंट के इन टर्म्स को 0 बनाना पड़ता है। देखिए ये मैंने तमाम टर्म्स, सॉरी यहां पर 1 है, ये तमाम टर्म्स क्या होगी, ये 0 बन चुकी है। इनकंसिस्टेंट के लिए ये टर्म्स का होना 0 जरूरी है, ये टर्म्स 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना है कि ये सिस्टम क्या रखता है इनकंसिस्टेंट। अगर ये इनकंसिस्टेंट है, ये टर्म 0 होगी अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, तो ये वाली टर्म 0 नहीं। अगर ये 0 हो जाए, 8 की जगह 0 आ जाए, तो फिर वो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, क्योंकि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट नहीं चाहिए, इनकंसिस्टेंट चाहिए। इनकंसिस्टेंट के लिए ये टर्म लाजमी 0 होगी और ये वाली टर्म 0 नहीं होगी। सॉरी यहां पर ये 2 डिवाइजर में नहीं है, जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया था तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहां पर 2 अल्फा -2 अल्फा 3 बीटा प्लस गैमा वैल्यू बची थी। ठीक है, अब फॉर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन गिवन है। इनकंसिस्टेंट से मुराद ये टर्म 0 होगी और ये 0 के इक्वल ना रख के प्रूफ करेंगे हम अपना रिजल्ट। इनकंसिस्टेंट के लिए ये टर्म्स नॉन जीरो रखनी पड़ेगी हमें, तो -2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गैमा इज नॉट इक्वल टू 0। गैमा को इधर ही रखेंगे क्योंकि जो रिजल्ट हमने ड्राइव करना, गैमा इस साइड पर रहेगा, अल्फा और बीटा वाली टर्म्स उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2 अल्फा -3 बीटा। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव्ड हो गया नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर इनकंसिस्टेंट हो तो ये सिस्टम ये रिजल्ट रखता है, गैमा इज नॉट इक्वल टू 2 अल्फा -3 बीटा।